सीवान कांग्रेस भवन में एआईएसएफ के पूर्व राष्ट्रीय सचिव श्री सुशील कुमार के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पहली बार सीवान आगमन पर सीवान कांग्रेस कमेटी की इकाई ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर विधुशेखर पांडे ने किया। डॉक्टर पांडे ने कहा कि आज नौजवानों की पहली पसंद कांग्रेस है और देश का भविष्य कांग्रेसी है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री शिवधारी दुबे ने अंग वस्त्र देकर श्री सुशील कुमार को सम्मानित करते हुए कहा कि उनके जैसा क्रांतिकारी नौजवान के पार्टी में शामिल होने से पार्टी बहुत मजबूत हुई है और निश्चित रूप से बिहार में संगठन में इसका बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष एसएम फजले हक ने अंग वस्त्र देकर श्री सुशील कुमार को सम्मानित किया और कहा कि सुशील कुमार सीवान के लाल हैं और कन्हैया के जिगरी दोस्त हैं। निश्चित रूप से सीवान में और बिहार में कांग्रेस पार्टी संगठन के रूप में उनकी टीम के आने की वजह से बहुत मजबूत हुई है। डॉक्टर एहतशाम अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि देश आज जिस दोराहे पर खड़ा है, केवल एक विचारधारा के लोग अपनी विचारधारा पूरे देश पर थोप रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब सुशील कुमार जैसा नौजवान कन्हैया कुमार जी के नेतृत्व में पार्टी में शामिल होते हैं तो देश के नौजवानों को एक अलग संदेश जाता है। नौजवानों को देश बचाने के लिए फिर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और कांग्रेस में शामिल होना पड़ेगा। सुशील कुमार जी के आने से पार्टी मजबूत हुई है। जिस स्वराज का ख्वाब महात्मा गांधी ने, जिस आज़ादी का ख्वाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और जिस तरह से इस मुल्क की तामीर का ख्वाब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देखा था, यकीनन ये वो मुल्क के रास्ते जाने वाली सड़क नहीं है। तो आज इस मुल्क का नौजवान बेचैन है। आज इस मुल्क का नौजवान कर्ब की हालत में है, बेचैनी की हालत में है कि ये क्या हो रहा है। क्या ये जो आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, हमने जो आज़ादी हासिल करी, उस आज़ादी के हासिल करने वालों के यही ख्वाब थे जो आज मुल्क के हालात हैं। यकीनन उनके ख्वाबों के मुखालिफ लोग कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों के बीच में गुमराही को फैलाते हुए आकर के हुकूमत में बैठ गए। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजा राम सिंह, उपाध्यक्ष शमीम अहमद खान, पूर्व प्रदेश संगठन सचिव जमाल अहमद, बच्चा सिंह, देवानंद पांडे, शशि गुप्ता, नीरज यादव, अशरफ हुसैन, डॉक्टर आसिफ हुसैन, सैयद महबूब आलम, राजकिशोर मिश्र प्रमुख रूप से उपस्थित थे। हमसे बातचीत में और हमारे तीखे सवालों के जवाब में सुशील कुमार ने यह भी बातें एक्सेप्ट की कि आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन टूटने का सीधा सीधा फायदा बीजेपी और जदयू को ही जाएगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देश के संविधान पर, देश की गंगा जमुनी तहजीब पर, देश के संवैधानिक संस्थाओं पर, देश की राष्ट्रीय संपत्ति पर जिस तरीके से जो नफरत फैलाने वाली विचारधारा वाले हमारे जो नेता हैं, जो सत्ता में पहुंचकर वो अपने कारनामों को और अपने असली कारनामों को वह कर रहे हैं, अपने चंद यारों के लिए वह पूरे देश की राष्ट्रीय संपत्ति को वह लुटा देना चाहते हैं। इसको देखते हुए इस देश को बचाने के लिए और इस देश के अंदर में सबसे ज़्यादा जो लंबा संघर्ष जिसने अगर कोई किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और देश से गद्दारी करने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस या जनसंघ ने किया है। इसको देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि इस देश को अगर सही मायने में, अगर सही तौर पर अगर कोई मुकाबला कर सकता है राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। और इसी कारण हम लोग कांग्रेस पार्टी में आए और 28 सितंबर को जो भगत सिंह का जन्मदिन था, उस दिन वहाँ दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी की मौजूदगी में कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी के साथ हम लोगों ने सदस्यता वहाँ पर कांग्रेस की ग्रहण की और हम लोगों ने तय किया कि आने वाले दिनों में हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और इस देश के अंदर में
नौजवान तबके को खासकर अपने साथ संगठित करने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी के साथ आपका आना कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने जो एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है उसको तराशने के लिए आपने कांग्रेस जैसा विकल्प चुना है? देखिए, एक इस देश के अंदर में सिर्फ एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कोई अगर जा रहा है तो केवल इसी बात को कि राजनीतिक उद्देश्य को लेकर अगर लोग अगर जा रहे हैं तो यह कहना बहुत ही सीमित तौर पर आंकना है। जिस तरीके से देश में परिस्थिति बनी हुई है, आप सोचिए कि कितना क्रूर घटना रहा होगा लखीमपुर खीरी का, कि उस समय कैसे जो भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, उसका बेटा, सोचिए कि किस तरीके से कितनी क्रूरता और सामंती मानसिकता का वह हदों को पार किया होगा, और वह किसानों के ऊपर उसने गाड़ियां चढ़ा दिया। आपको यह भी बताएं कि इस देश के अंदर में अगर सही मायने में अगर कोई बड़े दिनों से और बहुत लंबे दिनों तक आज़ादी के बाद अगर कोई संघर्ष अगर कर रहा है तो वह किसान है इस देश के अंदर में। और इस देश के अंदर में जो 3 कृषि कानून लाए गए, उस कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा है, और इस देश की सरकार अपने चंद दोस्तों के लिए वह सब चीज़ कुर्बान करना चाहती है। इसको इस रूप में इस घटना को देखा जाना चाहिए, यह चंद राजनीतिक उद्देश्य को लेकर यह नहीं आंकना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि बीजेपी को आप और मजबूत करेंगे आपस में ही लड़के, क्योंकि सेकुलर वोट को ही आप काटेंगे? आप देखिए, अगर आपका इशारा बिहार विधानसभा के उपचुनाव पर अगर है तो हम इस बात को जोड़ना चाहेंगे कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। कुशेश्वर स्थान पर 2020 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, और तारापुर में राजद का कैंडिडेट खड़ा था। हालांकि दोनों कैंडिडेट के जगह पर वहाँ जेडीयू के कैंडिडेट जीत गए। यहाँ आरजेडी को बीजेपी से सीखना चाहिए कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जब जेडीयू की सीट थी तो उसने अपना क्लेम नहीं किया, और यह विपक्ष में रहते हुए वह सीटों को लूज करने के बावजूद भी अपना हठधर्मिता कायम किया अंतिम तक। हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वह इंतजार कर रहा है कि एक सीट जो हमारी सीट है वह कम से कम कांग्रेस पार्टी को दे। आरजेडी अगर नहीं देती है तो आरजेडी गठबंधन को तोड़ रही है, कांग्रेस के हिसाब से कोई गठबंधन नहीं तोड़ा जा रहा है। और हम इस बात को कहना चाहेंगे कि खासतौर पर राजद जैसे दल को इस बात को विचार करने की जरूरत है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से तत्पर है कि गठबंधन के धर्म को कैसे बचाया जाए, गठबंधन के धर्म को कैसे पालन किया जाए। आप दोनों की लड़ाई में फायदा किसको होगा? निश्चित ही देखिए, अगर इस तरह की बात आप अगर कहेंगे तो फायदा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसको होगा, लेकिन सवाल है कि गठबंधन धर्म का पालन कौन नहीं कर रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। 2 दिन पहले आरजेडी ने अपने दोनों कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया, और फिर बाद में यहाँ पर कांग्रेस ने बहुत इंतजार करने के बाद, बहुत मशक्कत करने के बाद इंतजार किया। अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि कहीं विड्रॉवल के फेज में वो अपना कैंडिडेट वापस ले लेते हैं तो फिर से कांग्रेस के ऊपर में कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम देश के अंदर में जो हालत है और देश के अंदर में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में राजनीति को चाहते हैं कि सही दिशा में एक मुड़े और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक यूनाइटेड फोर्स बन सके, लेकिन देश के अन्य जो दल हैं वह उतना ईमानदारी पूर्वक प्रयास अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार सत्ता सुख भोगने के लिए अब कांग्रेस को अपनाए हैं और इधर का रुख किया है, इसमें कितनी सच्चाई है? आपको यह पता होगा कि कन्हैया कुमार खासतौर पर विश्वविद्यालयों पर जब अटैक किया भारतीय जनता पार्टी ने, आप समझिए सबसे पहले इन्होंने विश्वविद्यालय पर अटैक किया और अंतिम में यह किसानों पर अटैक कर रहे हैं। और इस बीच की अवधि में यह देश के संस्कृति कर्मियों पर, देश के जो अलग अलग सेक्शन थे वह सारे लोगों पर अटैक किया। कन्हैया कुमार कोई इस तरह के लोग नहीं रहे हैं। कन्हैया कुमार एक आज के दिन में अगर स्थापित हुए हैं तो बीजेपी के विरोध के चेहरे के तौर पर स्थापित हुए हैं। हम आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए, आंदोलनों को और ज़्यादा गतिशील करने के लिए, सक्रियता प्रदान करने के लिए
हम कांग्रेस पार्टी में आए हैं। हमारा कहीं से भी इस तरह का कोई ख्याल नहीं है। निश्चित ही आंदोलनों की अगर अच्छा होगी, आंदोलन अगर और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर देश की जनता को फायदा होगा। इस देश को, जनता को भारतीय जनता पार्टी ने, आपको यह जानकारी दें कि उस दिन टुकड़े टुकड़े गैंग पर ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया। कन्हैया कुमार ने बातचीत में कहा कि अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के तौर पर हम प्रचारित अगर करेंगे तो हम इस बात को हम कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े अगर हम करेंगे तो आरएसएस की पूरी राजनीति को टुकड़े टुकड़े करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी हठधर्मिता है, उनका अहंकार है, उसके टुकड़े टुकड़े करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को टुकड़े टुकड़े करेंगे। तो आप सेकुलर वोट को ही टुकड़े टुकड़े करने पे तुले हुए। देखिए, इस पर हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, हमारा कहीं से उसमें नहीं है, लेकिन हमारे जो गठबंधन धर्म के जो लोग हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि केवल कांग्रेस पार्टी के ऊपर में यह जिम्मेदारी नहीं है कि हम गठबंधन धर्म का पालन करें। ये सीधे तौर पर उन्होंने तोड़ा है। एक सीट अगर हमारा था, एक सीट हमारे लिए छोड़ना था, दूसरी सीट पर लड़ते और दोनों मिलकर हम लोग मुकाबला कर पाते। हालांकि यह उपचुनाव भी है, तेजस्वी जी का भी बयान आया कि उपचुनाव है, उपचुनाव के नजरिए से देखना चाहिए, लेकिन हमको इस बात की चिंता है कि देश के अंदर जो राजनीति है उस राजनीति को ज्यादा सक्रिय तौर पर और ज्यादा एकजुटता के साथ उसको मुकाबले करने की जरूरत है। देश में महंगाई का चरम सीमा पर है, कन्हैया कुमार के आने से क्या उम्मीद की जा सकती है? निश्चित ही आंदोलन बढ़ेंगे महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, जो देश के जो आम जनता के रोजमर्रा के जो जरूरतें हैं, इन तमाम सवालों पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक सही तरीके से और बहुत ही एकजुटता के साथ एक स्वर अब फूटेगा। क्या धरना प्रदर्शन इस लेवल का होगा कि सरकार के ऊपर कुछ असर नहीं, जरूरत जैसे पड़ सकते हैं, आंदोलन के जो भी तरीके हैं उन तमाम तरीकों को अपनाया जा सकते हैं और निश्चित ही बिहार के धरती से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, सिवान की धरती से भी बहुत सारे परिवर्तन के गवाह रहा है सिवान। तो आने वाले दिनों में एक बेहतरीन स्थिति बनेगी, हम इस उम्मीद के साथ हैं।